तो बेटा आज अपना स्टार्ट होने वाला है चैप्टर 3, ठीक है ना। फिजिक्स का कौन सा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है बेटा? चैप्टर 3। चैप्टर 3 का क्या नाम है बेटा? किसी को पता है? धारा विद्युत। चैप्टर का नाम डालो बेटा, धारा विद्युत। चैप्टर का क्या नाम है? धारा विद्युत। अब सुनना बेटा, धारा विद्युत। सुने बेटा, विद्युत धारा और धारा विद्युत में क्या अंतर है, पहले तो ये समझ ले। विद्युत धारा धारा विद्युत का ही एक पार्ट है। धारा विद्युत मतलब एक बड़ा सा चैप्टर जिसमें एक छोटा सा टॉपिक है विद्युत धारा, है ना। तो इसलिए इस चैप्टर का नाम जो है, और ये यूनिट सेकंड भी है बेटा। ये यूनिट कौन सी है बेटा? अभी यूनिट फर्स्ट चल रही थी, अब ये यूनिट सेकंड चल रही है। और इस यूनिट का नाम भी क्या है बेटा? धारा विद्युत। इसको इंग्लिश में बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोलते हैं बेटा? करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसको क्या बोलते हैं बेटा? करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? बात समझ में आ गई? चलिए, तो क्या होता है धारा विद्युत? धारा विद्युत फिजिक्स की वह ब्रांच होती है जिसमें, या विद्युत की वह ब्रांच होती है जिसमें हम आवेश का अध्ययन करते हैं। और आवेश किस में होना चाहिए? मोशन में, गतिमान आवेश। अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो कैसा आवेश था? विराम में, रेस्ट में था। अब जो पढ़ेंगे वो कैसा आवेश होगा? गतिमान, मोशन में। तो धारा विद्युत होता क्या है बेटा? धारा विद्युत जिसमें गतिमान आवेशों का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है। धारा विद्युत क्या होता है? विद्युत की वह शाखा जिसमें गतिमान आवेशों का अध्ययन किया जाता है। और स्थिर विद्युत क्या था? स्थिर विद्युत क्या था? जिसमें विराम में जो आवेश थे, विराम अवस्था में, रेस्ट में जो आवेश थे, उसका हमने क्या किया था? अध्ययन किया था। ठीक है। अब इसमें सबसे पहला टॉपिक आता है बेटा, विद्युत धारा किसे कहते हैं? विद्युत धारा किसे कहते हैं? तुम दोनों बातें मत करो, क्लास चल रही है लाइव। विद्युत धारा किसे कहते हैं? ठीक है ना। तो ये पहला टॉपिक है इसका, विद्युत धारा किसे कहते हैं। 10th क्लास में पढ़ा होगा तुमने विद्युत धारा। क्या पढ़ा था? एक फॉर्मूला बताता हूं मैं, I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ये एक सूत्र पढ़ा होगा आपने, फॉर्मूला पढ़ा होगा 10th क्लास में। नहीं पढ़ा तो आप पढ़ लेते हैं। क्यू इसमें क्या है? आवेश। कैसा आवेश है? गतिमान आवेश, प्रवाहित हो रहा है ना। और टी क्या है इसमें? समय। तो जब भी किसी में समय का भाग होता है, जब भी किसी में समय का डिवाइड होता है, तो उसे हम रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेट। हिंदी में बोलते हैं दर। तो आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। ये आवेश कैसा हो रहा है? प्रवाहित हो रहा है। तो आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। तो इसका परिभाषा क्या होगी बेटा? आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। बात समझ में आ गया? विद्युत धारा को किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे I से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? I से। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q अपॉन T। अब यह कैसा यह एक अदिश राशि, यह एक
अदिश राशि है। देखो बेटा बात समझना, दो प्रकार की राशियां होती हैं, एक सदिश और एक अदिश। वह राशि जिसमें सिर्फ परिमाण हो, दिशा ना हो, उसे हम कहते हैं अदिश। और वह राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो, उसे हम कहते हैं सदिश। परिमाण मतलब यहां वैल्यू, जैसे 5 किलोग्राम होता है तो ये वैल्यू है, 5 न्यूटन है वो वैल्यू है, समझ गया ना, परिमाण। और साथ में दिशाओं के इस दिशा में जो बताई जाए, दिशा की जरूरत पड़े तो उसको हम क्या कहते हैं, सदिश राशि। लेकिन धारा में परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है। धारा को अपन एरो से प्रदर्शित करते हैं, इधर प्रवाहित हो रही है। विद्युत धारा में परिमाण के साथ साथ क्या होता है, दिशा भी होती है, लेकिन फिर भी एक ऐसी राशि है, अदिश राशि। तो उसका कारण क्या है कि जो विद्युत धारा है वो सदिश के रूल्स को फॉलो नहीं करता है। सदिश के रूल्स क्या होते हैं, तो आपने सुना होगा वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा क्या होता है, तो आपने सुना होगा सदिशों का त्रिभुज नियम, सदिशों का पैरेललोग्राम सुना है कि नहीं, वो चतुर्भुज नियम। कुछ नहीं सुना तो आप ऐसे समझ लो, सदिशों को जोड़ने का तरीका अलग होता है और नॉर्मल राशि को जोड़ने का तरीका अलग होता है। तो जो धारा है इसको हम नॉर्मल तरीके से जोड़ते हैं, सदिशों के तरीके से नहीं जोड़ते हैं। तो ये सदिश के वेक्टर जो अलजेब्रा है उसके एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करता है, सदिशों की योग के नियम को ये फॉलो नहीं करता है, इस वजह से ये सदिश राशि नहीं है, ये क्या है, अदिश राशि। अब इसका मात्रक क्या होता है बेटा, तो एसआई मात्रक, एसआई मात्रक इसका होता है बेटा कूलाम अपॉन सेकेंड, चार्ज का कूलाम, समय का सेकेंड, कूलाम अपॉन सेकेंड या कहें एम्पियर, क्या कहें, एम्पियर। इसका सीजीएस मात्रक, सीजीएस मात्रक तो सीधा से याद कर लें, स्थैत एम्पियर, स्थैत एम्पियर। भैया पूरे पूरे विद्युत में मैंने बताया है सीजीएस मात्रक में सिर्फ स्थैत लगा देना, वोल्ट स्थैत वोल्ट, एम्पियर स्थैत एम्पियर, कूलाम स्थैत कूलाम, फैराड स्थैत फैराड। क्लियर। पूरे विद्युत में जितनी भी हमारी यूनिट होती हैं उनके सीजीएस के आगे, सीजीएस मात्रक में सिर्फ स्थैत लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, स्थैत। और एक एम्पियर में 3 × 10⁹ स्थैत एम्पियर होते हैं, स्टेट एम्पियर इसको इंग्लिश में बोलते हैं, स्टेट एम्पियर, स्थैत एम्पियर ये स्थैत। ठीक है, 1 एम्पियर में 3 × 10⁹ स्टेट एम्पियर होते हैं। आज समझ में आ गई। अब मान लो ये धारा का सूत्र हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, dQ/dt। मान लो समय अंतराल बहुत छोटा है, बहुत छोटे समय में, तो धारा आवेश भी छोटे समय में छोटा प्रवाहित होगा, होगा कि नहीं होगा। जैसे मैंने आपसे बोला तुम 2 घंटे काम करो तो ज्यादा काम कर लोगे, मैं बोलूं 2 सेकंड करो तो कम कर पाओगे, तो कम समय तो कम आवेश प्रवाहित होगा। तो इसके रेशियो को भी धारा कहते हैं, समझ गए ना। तो ये हमारे धारा के कितने सूत्र हो गए, 2 सूत्र हो गए। और धारा का एसआई मात्रक भी हो गया, धारा का सीजीएस मात्रक भी हो गया। अब धारा का आता है विमीय सूत्र, क्या आता है, विमीय सूत्र। तो धारा का विमीय सूत्र तो सीधा याद कर लो, ए होता है, क्या याद होता है, ए। मैंने आपको बताया था 4-5 विमीय सूत्र याद करना, द्रव्यमान का m, लंबाई का l, समय का t, धारा का a, ये याद कर लेना। अब ये धारा है सीधा a, ठीक है। तो ये हमारा हो गया विद्युत धारा। इतना समझ में आ गया, क्लियर है इतना। आगे बढ़ें, इसको बेटा आप लिख लोगे बाद में वीडियो से पॉज करके, तो मैं आगे है ना, तो ज्यादा पढ़ा देंगे अपन, ठीक है। लिख लोगे ना सब लोग, क्योंकि मैंने एक लाइन लिखी है, जैसा लिखाया वैसा ही आप लोगों को लिखना है, समझ गए ना, कोई चेंज नहीं करना है। तो एज इट इज आप तो स्क्रॉल कर करके पढ़ ले, आगे से पढ़े, लिखवा बेटा, है ना। अच्छा, अब मान लो एक क्वेश्चन आया, मान लो बेटा एक क्वेश्चन आया है ना, मैंने यहां पे लिखा 10 कूलाम आवेश
5 सेकंड में प्रवाहित होता है, प्रवाहित होता है, तो धारा का मान बताओ। तो बेटा सिंपल सा I इक्वल टू होता है Q अपॉन T। तो Q कितना दिया गया है 10, T कितना है 5, कितना आ गई धारा 2 एम्पीयर। कितनी आ गई धारा 2 एम्पीयर। बताओ क्लियर है, समझ में आ गया? आगे बढ़े, चलिए। मान लो अब की बार आपको धारा दी गई है ना, एक बंद परपथ में 5 एम्पीयर की धारा 2 सेकंड में प्रवाहित हो रही है, प्रवाहित होती है, तो आवेश होगा, आवेश होगा। तो बेटा Q इक्वल टू क्या होता है I इंटू टी। कितने एम्पियर की धारा है 5, कितने समय में प्रवाहित हो रही है 2, कितना हो गया 10। बताओ बात समझ में आ गई? आ गई कि नहीं आई? किसी को प्रॉब्लम? किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? सिंपल सा I इक्वल टू Q अपॉन टी लिखा है, तो यहां से Q निकाला, I इंटू टी हो गया। क्लियर? अब आगे देखते हैं। नीचे दे जाना, नीचे दे जाना है ना। अब मान लो एक क्वेश्चन दिया है 10 की घात 20 इलेक्ट्रॉन्स, 10 की घात 20 इलेक्ट्रॉन एक तार में, 10 की घात 20 इलेक्ट्रॉन एक तार में 10 सेकंड में प्रवाहित होते हैं, 10 सेकंड में प्रवाहित होते हैं, तो धारा होगी। तो आप लोगों को पता है I इक्वल टू क्या होता है Q अपॉन T, और Q इक्वल टू अपन पढ़ रखे हैं क्या NE, चैप्टर फर्स्ट में क्वांटाइजेशन, क्वांटीकरण का सिद्धांत, Q इक्वल टू NE। तो आपने यहां रख दिया I इक्वल टू क्या हो गया Q की जगह NE अपॉन T। तो N कितना दिया इसमें 10 की घात 20। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 90। इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना होता है। टाइम कितना दिया है 10 सेकंड। अब आप ये बताओ, ये 10 में से यहाँ एक जीरो चला जाएगा तो 20 की जगह कितना बचेगा 19, और माइनस के 19 प्लस के 19 चले जाएंगे, कितना बचेगा, खत्म हो जाएगा। तो ये सब कुछ कट गया, तो I इक्वल टू आ गया 1.6 एम्पियर। बताओ बात समझ में आ गई? किसी को प्रॉब्लम यहां तक आ गई समझ में कि नहीं? और ये आप लोग लिख लेना ध्यान से स्क्रॉल कर करके, है ना, मैं क्योंकि इसी वजह से मैं पूरा क्वेश्चन भी लिख रहा हूं, है ना। हाँ आप ऐसा ही समझ में आ गया? आ गया कि नहीं आ गया? चलिए अब आगे देखें। नहीं, जिसके पास में नेट की समस्या हो या नेट की कमी हो, वो एक काम कर सकता है, अपने दोस्त से स्क्रीनशॉट मंगा के भिजवा सकता है ना। जैसे जो चीज़ पढ़ाई पढ़ तो ली है आपने, बस लिखने के लिए स्क्रीनशॉट आप कर सकते हैं। हाँ तो इतना नेट तो होगा ही अब। चलिए चलिए बेटा नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं बेटा, धारा घनत्व। इसको हम बोलते हैं करंट डेंसिटी। क्या बोलते हैं? करंट डेंसिटी। देखो कितना सिंपल है, एक बात समझ लेना, है ना। धारा I होता है और इसमें क्षेत्रफल का क्या दे दिया
डिवाइड। तो ये बन गया धारा घनत्व। क्या बन गया? क्षेत्रफल का डिवाइड क्यों दिया? क्योंकि आपको पता है तार जो है वो ऐसा होता है कि नहीं? तो जब धारा प्रवाहित होती है मतलब आई, तो इस क्षेत्रफल से ही तो होती है, इस एरिया से ही तो होती है। तो इतने एरिया में से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है? इतने एरिया में से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है? तो इसकी परिभाषा हो जाएगी एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा को धारा घनत्व कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल को एक मान लो। क्या मान लो? एक। तो एक मानने से ए तो हट गया, तो J इक्वल टू आई हो गया कि नहीं? तो एकांक क्षेत्रफल में जो धारा आती है वही धारा घनत्व। एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित होने वाली धारा को ही धारा घनत्व कहते हैं। तो हमने यहां लिखा किसी चालक तार में एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा को धारा घनत्व कहते हैं। धारा घनत्व कहते हैं। पता बात समझ में आ गई? एकांक क्षेत्रफल से, मेरे साथ में बोलना है, एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा को धारा घनत्व कहते हैं। अब ये किस में प्रवाहित होता है? चालक में। किस में प्रवाहित होता है? चालक में। तो किसी चालक तार में एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा को ही धारा घनत्व कहते हैं। धारा घनत्व को किससे प्रदर्शित करते हैं? जे से। सामने लिखा है तो इसे लिखना, इसे जे से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे जे से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे जे से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका सूत्र क्या हो गया? जे इक्वल टू आई अपॉन ए। ये हमारा डायग्राम बन गया। इसके क्षेत्रफल में ये धारा प्रवाहित हो रही है। समझ गया कि नहीं? अब सुनना, इधर देखो, इधर देखो। ये जो धारा घनत्व है ये कैसा मात्रक, ये कैसा होता है? यह एक सदिश राशि है। सदिश राशि, धारा घनत्व तो सदिश होता है। ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। धारा घनत्व तो कैसी राशि है? फिल्म में धारा घनत्व डैश 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 होती है सदिश राशि। कैसी राशि? सदिश राशि। समझ गया कि नहीं? धारा घनत्व तो कैसी राशि? सदिश राशि। दूसरा, इसका एसआई मात्रक, एसआई मात्रक बताओ आप लोग क्या होगा? धारा का क्या होता है? एम्पियर। और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। भैया क्षेत्रफल का लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई का मीटर, चौड़ाई का मीटर, मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर। याद हो गया कि नहीं? इसका सीजीएस मात्रक बताओ। इसका सीजीएस मात्रक, सीजीएस मात्रक क्या होगा इसका? तो बेटा इसका होगा स्थैत एम्पियर अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर। आज समझ में आ गई? भैया करंट, धारा का भी बताया था स्थैत एम्पियर होता है और क्षेत्रफल का सेंटीमीटर। क्लियर? इसका बिमी सूत्र बताओ। तो धारा का ये होता है, अभी बताया था। और क्षेत्रफल का क्या होता है? देखो क्षेत्रफल हमारा होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई का भी एल, चौड़ाई का भी एल, तो एल स्क्वायर। तो इसका हो गया एल स्क्वायर। तो ये सॉल्व करके आ गया ए एल माइनस 2। ए एल माइनस 2। आप इसको चाहे तो ऐसे भी देख सकते हैं, m0 l माइनस 2 t0 a1, ऐसा भी लिख सकते हैं। ये हमारा हो गया धारा घनत्व। बताओ धारा घनत्व में किसी को प्रॉब्लम? एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित होने वाली धारा को ही धारा घनत्व कहते हैं। इसे जे से प्रदर्शित करते हैं। इसका यह एक सदिश राशि है। इसका ऐसा ही मात्रक एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर होता है। इसका सीजीएस मात्रक स्थैत एम्पियर अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। इसका बिमी सूत्र कैसे निकाला? आई का ए होता है, अभी बताया था। और क्षेत्रफल का ये लंबाई गुणा चौड़ाई होती है। लंबाई भी एल, चौड़ाई भी एल है, तो मीटर ही ना लंबाई चौड़ाई। तो लंबाई का एल बताया था कि नहीं? अभी ऊपर लिखा था। तो एल और एल, तो कितने एल हो गए? 2। अब ये 2 एल नीचे से ऊपर जाएंगे तो इसकी घात माइनस में आ जाएगी, तो ए एल माइनस 2 हो गया। अब इसमें m0 मास तो है नहीं, l माइनस 2 t है नहीं, t0 a है, तो ये लिख दिया।
बताओ बात समझ में आई? क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? किसी को प्रॉब्लम? आगे बढ़े, चलिए। धारा घनत्व का सूत्र, मात्रक, विमी सूत्र सब याद करके रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब आगे की कहानी देखते हैं, है ना। आप लोगों को जैसे लगे कि भैया नेट नहीं है, तो मैं आप लोगों को ग्रुप पर भेज दूंगा स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है, मैं भेज दूंगा। अगर आप पे नहीं है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप लोग लिख लेना, उसको पढ़ भी लेना दोबारा से। चलिए अब आते हैं बेटा अनुगमन वेग पर। किस पे आते हैं? अनुगमन वेग। अनुगमन वेग, अनुगमन वेग को हम बोलते हैं बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसका हिंदी में एक नाम और होता है अपवाह वेग। ठीक है, बात समझ में आ गई? पहला टॉपिक क्या पढ़ा हमने? धारा विद्युत, जिसमें हम गतिमान आवेशों का अध्ययन करेंगे। दूसरा टॉपिक पढ़ा विद्युत धारा। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? आई से। आई इक्वल टू क्या था? Q अपॉन टी या dQ अपॉन dt। कैसी राशि थी? अदिश। इसका मात्रक एम्पियर, सीजीएस मात्रक स्थिर एम्पियर, विमी सूत्र A। फिर हमने पढ़ा अनुगमन वेग, फिर न्यूमेरिकल किए उसके बाद हमने पढ़ा धारा घनत्व। क्या पढ़ा? तो एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा को ही, एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा को ही धारा घनत्व को जैसे प्रदर्शित करते हैं। धारा घनत्व को जैसे प्रदर्शित करते हैं। धारा घनत्व का ऐसा ही मात्रक एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर, सीजीएस मात्रक स्थिर एम्पियर अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर, विमी सूत्र AL माइनस 2 M0 L माइनस 2 T0 A भी बोल सकते हैं। क्लियर? या एक सदिश राशि है, इसका सूत्र J इक्वल टू I अपॉन A हो। बात समझ में आ गई? अब अपन पढ़ रहे हैं बेटा अनुगमन वेग। तो पहले समझना, मान लो एक चालक तार है बेटा। क्या है ये? चालक तार है। ये चालक तार में से इलेक्ट्रॉन पहले कहीं भी प्रवाहित हो सकते हैं, कहीं भी। जैसे कोई इधर जा रहा है, 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 कहीं भी जा सकते हैं। तो हम इसे बोलते हैं ये रैंडम मोशन करते हैं। कैसी में मोशन? रैंडम, मतलब रैंडमली कहीं भी जा सकते हैं, इनका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं। और हर किसी की वेलोसिटी अलग अलग है, हर किसी की वेलोसिटी अलग, हर किसी का वेग जो है अलग अलग है। तो हमने क्या किया, इन फ्री इलेक्ट्रॉन पर लगाया एक बल, और बल लगाते हैं विद्युत क्षेत्र से। किससे? और विद्युत क्षेत्र आता है बैटरी से। समझ गए ना? तो हमने लगा दी बैटरी, और बैटरी की वजह से इसमें लग गया एक विद्युत क्षेत्र। तो जब ये विद्युत क्षेत्र लग गया, तो जो इलेक्ट्रॉन कहीं भी जा रहे थे, वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक दिशा में मोशन करने लगे। एक फिक्स दिशा में मोशन करने लगे, सारे के सारे। तो जब एक ही दिशा में मोशन करने लगे, तो इधर इनकी सबकी एवरेज निकाल रहे थे, वो जीरो आ रही थी। क्या आ रही थी? वेलोसिटी, वेग जीरो आ रहा था। कि किसी का पॉजिटिव, किसी का नेगेटिव, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव सम कर रहे थे, जीरो हो रहा था। तो इसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी आ रही थी? जीरो। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। तो इसमें कैसा है? इसमें सभी एक ही दिशा में, तो कटेंगे ही नहीं, सबके सब पॉजिटिव होंगे, ये सबके सब नेगेटिव होंगे। मतलब इस दिशा में चल रहे हैं, ये तो नेगेटिव या पॉजिटिव जो आपको मानना है। लेकिन एक भी जीरो नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि सबकी वेलोसिटी एक ही दिशा में है। कैंसिल कैसे होगा? एक इधर चल रहा है, एक इधर चल रहा है, तो कैंसिल हो जाएगा, इधर का पॉजिटिव इधर का नेगेटिव। लेकिन सब एक दिशा में चल रहे हैं। अब इनका एवरेज निकाल रहे थे, तो जीरो नहीं आ रहा था, लेकिन एक वैल्यू आ रही थी।
औसत निकालने पर एक वैल्यू आ रही थी ना, वही औसत वैल्यू जो है ना, उसी को हम अनुगमन वेग कहते हैं। तो अपन इसकी अनुगमन वेग की परिभाषा लिखते हैं। परिभाषा क्या है, ध्यान से समझना, फिर से समझा रहा हूं, पहले समझना फिर लिखेंगे। विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में सभी इलेक्ट्रॉन, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में सभी इलेक्ट्रॉन एक निश्चित औसत वेग से गमन करने लगते हैं। पहले तो ऐसे ही जा रहे थे कहीं भी रैंडमली। विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में सभी इलेक्ट्रॉन एक निश्चित औसत वेग से गमन करने लगते हैं। इसी निश्चित औसत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। तो अपन कह सकते हैं किसी चालक में, किसी चालक में, किसी चालक में विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से सभी इलेक्ट्रॉन, सभी इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन आप हिंदी में भी लिख सकते हैं ना, सभी इलेक्ट्रॉन्स एक निश्चित औसत वेग से गति करने लगते हैं, गति करने लगते हैं। इसी निश्चित औसत वेग को, इसी निश्चित औसत वेग को अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहते हैं। बात समझ में आ गई? फिर से समझो, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक दिशा में एक निश्चित औसत वेग से गति क्यों कर रहे हैं? विद्युत क्षेत्र के कारण। किस में गति कर रहे हैं? चालक में। तो अपन को क्या समझना है? किसी चालक में विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से सभी इलेक्ट्रॉन एक निश्चित औसत वेग से, निश्चित औसत क्यों लगाया? एवरेज सबका, समझ गए ना? एक फिक्स वैल्यू चेंज नहीं होने वाली, एक निश्चित औसत वेग से गमन करने लगते हैं या गति करने लगते हैं। इस निश्चित औसत वेग को ही अनुगमन वेग कहते हैं। बताओ इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे Vd से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे Vd से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है? किससे प्रदर्शित करते हैं बताओ? Vd से प्रदर्शित करते हैं। तो Vd इक्वल टू, इसका सूत्र भी होता है जो अपन प्रूव करेंगे, Vd इक्वल टू ई टाउ अपॉन एम, ई टाउ अपॉन एम। इसमें ई इलेक्ट्रॉन का आवेश, कैपिटल ई विद्युत क्षेत्र, टाउ इसमें अब ये रिलैक्सेशन टाइम। अब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम को बेटा? हाँ, श्रांति काल, इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा श्रांति काल। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? श्रांति काल। बाकी का एम तो द्रव्यमान है इलेक्ट्रॉन का, ई इलेक्ट्रॉन का आवेश है और ई विद्युत क्षेत्र है और ये अनुगमन वेग है। ठीक है? अब इसका मान जो होता है बेटा, ये क्वेश्चन पेपर में आता है, ये बात लाइन को इंपॉर्टेंट है। इसका मान 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड की कोटि का होता है, कोटि का होता है। तो कोई आपसे पूछे अनुगमन वेग का मान
या वैल्यू कितना होता है, कितने वेग से चलता है, तो 10 की घात -4 मीटर पर सेकंड, जो कि बहुत कम होता है। इतना समझ में आ गया? बताओ। टाउ रिलैक्सेशन टाइम है जो लगेगा। अब ये रिलैक्सेशन टाइम कहां लगता है, तो देख लो इधर, ये हमारा है पॉजिटिव आयन, ये है इलेक्ट्रॉन। इधर देखें, ये पॉजिटिव आयन, ये इलेक्ट्रॉन, ये एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट, आकर्षित करेगा, तो इससे क्या करेगा, टकराएगा। तो लगातार 2 बार टकराने में, लगातार 2 बार एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिटिव आयन के साथ लगातार 2 बार टक्कर मारने में जो समय लगता है, या जो समय लगता है, उसे कहते हैं अनुगमन, श्रांति काल। क्या कहते हैं उसको हम? तो मैं आपसे पूछूं श्रांति काल क्या होता है, तो आप क्या लिखेंगे, एक धनायन और एक ऋणायन के बीच में क्रमशः 2 टक्करों में लगा समय, 2 टक्करों में लगा समय को ही हम क्या कहते हैं, बताओ। यहां तक क्लियर है? क्या आ गया समझ में? इतना अनुगमन वेग क्लियर है? क्या याद रखना है? ये याद रखना है कि किसी चालक में विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से, किसी चालक में विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से सभी इलेक्ट्रॉन एक निश्चित औसत वेग से गति करने लगते हैं। इसी निश्चित औसत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। इसे Vd से प्रदर्शित करते हैं। किससे? d4 ड्रिफ्ट होता है बेटा। d4 क्या होता है? ड्रिफ्ट। इसलिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd। बताओ, बात समझ में आ गई? यहां तक किसी को दिक्कत? क्लियर? आगे बढ़े? बताओ, किसी को दिक्कत इसमें? आगे बढ़े, चलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपन पढ़ेंगे बेटा अनुगमन वेग के लिए, अनुगमन वेग के लिए व्यंजक। अनुगमन वेग के लिए व्यंजक, जो अभी हमने फॉर्मूला लिखा था, हम उसको प्रूव करने वाले। जो अभी हमने फॉर्मूला लिखा था Vd = E टाउ अपॉन m, ये हम क्या करने वाले हैं? प्रूफ। क्या करने वाले हैं? सिद्ध करने वाले। तो देखो बेटा, इधर देखो सब लोग, मान लो ये इसकी लंबाई है चालक की, विद्युत क्षेत्र लगा रखा है, ये बैटरी है, धारा ऐसे प्रवाहित हो रही होगी कि नहीं? अब आप मुझे बताओ, इस इलेक्ट्रॉन पर विद्युत क्षेत्र के कारण कितना बल लग रहा होगा? तभी तो विद्युत क्षेत्र के कारण ये सीधे चल पा रहे हैं, बल लग रहा होगा। भैया जैसे तुम्हें एक टीचर पीछे कहा सीधे चलो लाइन में, तो वो टीचर की वजह से ही तो तुम सीधे चल रहे हो, वरना तुम कहीं भी जा सकते हो। तो वो बल लगा रहा है। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन पर कौन बल लगा रहा है? ये विद्युत क्षेत्र। कितना बल लगाता है, किसी को पता है? चैप्टर फर्स्ट में ही पढ़ा है। विद्युत क्षेत्र होता है हमारा बल बटे आवेश। तो बल होता है QE होता है, QE होता है। तो यहाँ पे Q की जगह E कर दो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का आवेश है। तो कितना बल लगता है इलेक्ट्रॉन पर? EE। किसके कारण? विद्युत क्षेत्र के कारण। किसके कारण? विद्युत क्षेत्र के कारण। तो हमने यहाँ पे लिखा, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला विद्युत क्षेत्र, विद्युत बल, तो हमारा FE = EE। बताओ, ये बात समझ में आ गई? अभी तो पढ़ाई थी। बल F = QE था, Q की जगह E कर दिया, तो ये E फॉर इलेक्ट्रिक बल, मतलब विद्युत बल। इतना समझ में आ गया? अब इस बल की वजह से इस इलेक्ट्रॉन में क्या हुआ? त्वरण उत्पन्न हुआ। क्या उत्पन्न हुआ? त्वरण। भैया किसी पे बल लगाओगे, धक्का मारोगे तो गति करेगा, गति करेगा तो उसमें त्वरण आएगा। तो भैया न्यूटन की गति के नियम, दूसरे नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम। तो न्यूटन का द्वितीय नियम होता है F = ma। F = ma, ठीक है। इसको भी अपन F ही मान ले, चलो। इसी की वजह से वो बल आया, त्वरण आया, द्रव्यमान होता ही है इलेक्ट्रॉन में। तो लेफ्ट हैंड साइड कैसे है?
बराबर, तो राइट हैंड साइड भी कैसे होंगे, बराबर। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से तो हमारा एम ए इक्वल टू हो गया ई, एम इक्वल टू क्या हो गया, एम इक्वल टू ई। तो यहां से हमने त्वरण निकाला, कितना आ गया, ई अपॉन एम। त्वरण कितना आ गया, ई अपॉन एम। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन है क्या, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, तो हमने यहां पे लिखा गति का प्रथम समीकरण, प्रथम समीकरण से v इक्वल टू यू प्लस क्या होता है, AT। v इक्वल टू यू प्लस क्या होता है, तो पहले इलेक्ट्रॉन का वेग v1 इक्वल टू u1 प्लस a टाउ 1। त्वरण तो सबका समान होगा क्योंकि सबका द्रव्यमान सेम है। गति का प्रथम समीकरण पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, कि देखा ही नहीं है कभी जिंदगी में। गति के 3 समीकरण होते हैं, v इक्वल टू यू प्लस AT, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। 9th क्लास में है, 9th में भी है और 11th में भी है। ये 3 समीकरण किसने दिए थे, न्यूटन ने। तो न्यूटन के गति के ये 3 समीकरण, ये न्यूटन ने तो एक्चुअल में नहीं दिए थे, ये दिए थे गैलीलियो ने, पर न्यूटन ने इसको कॉपी करके अपने नाम से करवा लिए, ये कह सकते हैं। तो न्यूटन के गति के नाम से ये फेमस है, प्रसिद्ध है। प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम। अब इस प्रथम नियम में v क्या है, अंतिम वेग, u क्या है, प्रारंभिक वेग, a क्या है, त्वरण, और t क्या है, समय। ये अंतिम वेग, ये प्रारंभिक वेग, ये त्वरण, और ये समय। तो जब विद्युत क्षेत्र लगाने से पहले का वेग u था, लगाने के बाद का वेग v हो गया। बात समझ में आई, बात समझ में आई। तो पहले वाले इलेक्ट्रॉन का वेग, ऐसी द्वितीय का, ऐसी तृतीय का, 3 हो गए। ऐसी n का, मतलब ऐसे बहुत सारे हैं, तो Vn इक्वल टू UN प्लस a टाउ n। सबके त्वरण समान है, सबके त्वरण समान है। त्वरण क्यों समान है, क्योंकि भैया सब पर बराबर बल लग रहा है, सबका द्रव्यमान समान है, तो सबका त्वरण भी समान होगा। लेकिन टक्कर अलग अलग समय से लगेंगे, टक्कर अलग अलग समय पर लगेंगी। मतलब किसी का दूरी ज्यादा होगी तो ज्यादा देर समय लेगा, कम दूरी होगी जल्दी टक्कर हो जाएगी, कम समय लगेगा। चलिए अब हमको क्या निकालना है, औसत वेग। क्या निकालना है बेटा, औसत वेग। तो हमने क्या निकाला, औसत वेग। और औसत वेग को ही क्या कहते हैं हम, क्या कहते हैं, अनुगमन वेग। परिभाषा में लिखाया था निश्चित औसत वेग को ही, तो औसत वेग निकालेंगे मतलब हम अनुगमन वेग निकालेंगे। और औसत कैसे निकलता है, सबको जोड़ दो, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डैश 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 vn अपॉन n। बात समझ में आई। अब आप यहां पर इनकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, v1 v2 v3। vd इक्वल टू v1 कितना है, u1 प्लस a टाउ 1। दिख रहा है क्या इधर, दूसरा v2 कितना है, u2 प्लस a टाउ 2। अब नहीं दिख रहा, अभी भी दिखेगा। चलिए तो देखो बेटा, इसके बाद ये आएगा बेटा v3 का u3 प्लस a टाउ 3, ऐसी डैश 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 un प्लस a टाउ n। और जितने ऊपर होते हैं उतने का ही n का डिवाइड। जैसे 3 लिखे तो 3 का डिवाइड, 4 लिखे तो 4 का डिवाइड, तो इधर n लिखे तो n का डिवाइड। बात समझ में आ गई इतनी। अब आप इसमें u1 u2 u3 सारे प्रारंभिक वेग को एक समान लिख लो। सारे प्रारंभिक वेग को u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस un सबको एक साथ लिख लिया, और a कॉमन लेके टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 प्लस डैश डैश डैश
टाउ एन अपॉन पूरे पर एन का डिवाइड देना तो अपन ने इसमें भी अलग दे दिया और इसमें भी अलग दे दिया, अलग अलग कर दिया। जैसे आप लोग पढ़ते होंगे एक्स प्लस बाई अपॉन 2 लिखा है, तो इसको एक्स अपॉन 2 प्लस बाई अपॉन 2 भी लिख लेते हैं कि नहीं समझ में आया? ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? अब आप मुझे बताओ ये कौन सा वेग है विद्युत क्षेत्र के लगाने से पहले, और उसका औसत कितना आता था? 0। याद करो मैंने कहा था कोई इधर जा रहा है कोई इधर जा रहा है, उसका औसत क्या हो रहा था? 0। तो ये पूरा हो गया बेटा 0। और इसमें ए जो है टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 अपॉन एन, तो सभी समय का औसत टाउ मान लो। कितना मान लो? टाउ। टाउ 1 प्लस टाउ 2 सबका औसत क्या हो गया? टाउ। अब आपके पास एक ही वैल्यू है, बस उठा के यहां पुट कर दो, आंसर आ गया। तो वी डी इक्वल टू आ गया ई टाउ अपॉन एन। यही तो प्रूव करना है। ये हमारा क्या आ गया? अनुगमन वेग। बताओ बात समझ में है? आ गई समझ में? हाँ। विद्युत क्षेत्र दिया गया तो इलेक्ट्रॉन से एक ही डायरेक्शन